भाई शिक्षा बहुत जरूरी है। बस 3 महिला मिली थी, हीरू देवी जी, यशोदा देवी और मैं। अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा शिक्षित होंगे, अच्छे संस्कार होंगे, बोलने का ढंग होगा, लहजा होगा, सामाजिक स्तर को समझेंगे। जो परिवार एक एक गाय लेकर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आकर रहे हैं। शिक्षा ही है जो जीवन को बिल्कुल सुधार सकती है और सामाजिक परिस्थितियों को समझ सकती है। कि अगर बच्चों को जागृत और सशक्त करना है तो बेटी को शक्तिशाली और बच्चों से, लड़कों से बराबर होना। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए बेटियों को जब पढ़ने बाहर भेजा जाए? तो बेटियों को स्वयं को ही, वैसे मैं बच्चों को हमेशा यह कहती हूँ, बेटा स्वयं का नियंत्रण रखो, आंखों में रंग रखो, अपने अंदर ताकत रखो। कहीं भी जाओ, कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा अगर आप स्वयं शक्तिमान है। लड़कों से भी ज़्यादा लड़कियों के लिए कि तो लड़कियाँ पैरों पे खड़ी हो जाए तो कम से कम आगे इनका भविष्य बहुत अच्छा रहे। बचपन में संस्कार अगर अच्छे दिए जाएंगे तो आगे भी। अब आजकल वो टीवी और रेडियो है, जो संस्कार बच्चे माँ तंग आते, मोबाइल पकड़ा देती है, वो देखते रहते हैं बैठे क्या कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं उनको। आज मैं देख रही हूँ आपके हाथ में अभी भी स्मार्टफोन नहीं है, एक साधारण सा सिंपल सा फोन है, इसके पीछे क्या वजह है? पार्षद का इलेक्शन लड़ा मैंने, उसमें हालांकि मैं 50 वोट से हार गई थी। बहुत कम आए हैं। परंतु आजकल क्रियाएं तो बंद हो चुकी है। सारी बाहरी चीज़ें, आंकड़े भेजने हैं, फर्जी भेजो, वैसे भेजो, सिर्फ आधार में तो तत्व कुछ है ही नहीं। पढ़ाई कुछ नाम की नहीं, पाठ्य पुस्तकें नहीं। शॉर्टकट से पास होना चाहती है, शॉर्टकट ज़िंदगी जीना चाहती है, तो उसमें तो भाई कहीं सफल हो जाती है तो कर्म तेज हो तो हो जाए, ना होना बड़ा मुश्किल है। क्या बेचारों की हालत बना रखी है। तो शिक्षक खुद ऐसे ही होंगे, करें क्या? जब सरकार चाहती है पास करना 5 तक जरूरी है, चाहे पढ़े या नहीं पढ़े। नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं आयुषी। तस्वीरें शायद आपको जानी पहचानी नजर आ रही होंगी, क्योंकि आज जो शख्सियत मेरे साथ है, बाड़मेर की एक जानी मानी शख्सियत वो है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन किए और साथ ही बड़ी कोशिश और कवायद इनकी रही कि महिला शिक्षा पर जोर दिया जाए। और आज आप इनकी उम्र को देख लीजिए, लगभग 85 साल की मैडम हो चुकी हैं, पर उसके बाद भी आज भी उसी लगन और निष्ठा के साथ वो शिक्षा के क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है। कोशिश यही है कि बेटियों को मजबूत बनाया जाए, शिक्षित बनाया जाए। तो सबसे पहले अमृत कौर चौधरी जी, आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद साहब। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपका जो ये पूरा शिक्षा से जुड़ा सफर रहा, कैसे शुरू हुआ? क्योंकि आप बड़े बड़े पद तक रही, उप जिला शिक्षा अधिकारी आप बनी, वो भी उस दौर में जब बेटियों को पढ़ाना मतलब एक सपने के बराबर था, या सपने में सोचना भी बड़ा मुश्किल था? जी हाँ, मैं मतलब मेरे मेरे पीयर के अंदर शुरू से शिक्षा का थोड़ा ज़्यादा ही रहा है। सभी बहन भाई जहाँ तक पढ़े हुए हैं, और जब मैं शादी करके यहाँ बाड़मेर आई तो यहाँ पर भी मेरे ससुराल में भी शिक्षित परिवार था। ससुर जी रामदान चौधरी, जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शिक्षा का अलग जगाने वाले वो प्रथम व्यक्ति थे। और उन्होंने बहुत ही हौसले के साथ में उन बच्चों को अपने घर ला करके, कई बच्चों के गांव के एक एक बच्चे को लेकर के अपने घर जो हॉस्टल खोला। और शुरुआत 34 बच्चों को घर के मेंबर ही, मेरी सासू जी और दादी जो जेठानी जी, उन्होंने सब ये काम घर पे आटा पीस के उनको खाना खिलाया और रखा। और फिर कितने साल बाद, 8-10 साल बाद में ये बोर्डिंग बना 1934 में, तब बच्चों को वहाँ रखा। उससे पूर्व में घर में ही बच्चों का हॉस्टल खोल करके उनका, तो ये शिक्षा हमारे बिल्कुल बचपन से ही जुड़ी हुई है। मैं जब ससुराल आई तो 10वीं में अध्ययनरत थी, छोड़ के मैंने उस साल परीक्षा 58 में नहीं दी थी, ससुराल आई उस वक्त में। और उसके बाद में मैंने 61 में वापस 10th की थी यहाँ से। तो उस वक्त के अंदर भी उस यहाँ पर सर्विस बिल्कुल ज़बरदस्ती लगाए। मेरे घर ही बैठ के गुमनाराम जी भादू है, वो ऑर्डर लेके आए कि आपको टीचर बनना। रहे भाई, मेरे तो नौकरी करने का भी दिमाग में भी नहीं है, फिर भी संजोग था, मैं गई। नंबर 2 स्कूल के अंदर यहाँ बाड़मेर में ही है, जो पुलिस थाने के पास में है, वहाँ स्कूल के अंदर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। 3 साल मैं को एजुकेशन में रही। तो शुरू से बचपन से लेकर पीहर के अंदर और ससुराल के अंदर, दोनों के अंदर जो है शिक्षा की ही, और वो जातीय भेदभाव नहीं करना, अंधविश्वास से दूर रहना, और ये भोपा डफरी से बिल्कुल, इस बातों से हमारे ससुराल में और पीर पक्ष के दोनों ही ऐसे व्यक्ति सजग थे कि इन बातों के अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। आप अपने आप को खुशकिस्मत मानती है कि आपको ससुराल भी ऐसा मिला, मायका भी ऐसा मिला, जहाँ पे शिक्षा पर जोर दिया गया, और आज आप खुद एक जीती जागती प्रेरणा स्रोत है सभी बेटियों के लिए। हाँ, तो इस प्रकार हमारे नींव के अंदर ही हमारे आत्मिक
स्वरूप के अंदर ये जो शिक्षा का, भाई शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बस इस प्रकार की जो आ गया था दिमाग के अंदर। फिर मैं 58 से लेकर 61 तक को एजुकेशन में रही, और 61 के अंदर जब को एजुकेशन से सीनियर हायर सेकेंडरी नहीं यहाँ पर खुला 61 के अंदर, बाड़मेर माल गोदाम रोड के अंदर, उस वक्त में वहाँ पर महिला अध्यापिकाएँ ज़रूर थी, पर पूर्व में तो ऐसी था या तो विडो या कोई पता थी छोड़ी हुई, या कोई सी मजबूरी स्थिति के अंदर ऐसी टीचर्स थी, और कुछ अच्छे घराने से थी। मतलब ऐसा माना जाता था पहले कि अगर कोई नौकरी कर रही तो मजबूरी से कर रही है, इच्छा से नहीं कर रही है, ऐसा था पहले मतलब। हाँ, जो मजबूरी वाली थी उस वक्त में, मजबूरी वाली ही करती थी। और 8वीं पास और 5वीं पास से टीचर्स लगे हुए थे मेरे, मैं आई उस वक्त में। और आप इकलौती थी जो 10वीं पास थी। हाँ, तो मैं 61 के अंदर 10वीं पास में पहले। तो 61 के अंदर जब को एजुकेशन से हमें इसके अंदर स्कूल शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, गर्ल्स एजुकेशन के अंदर बुलाया, तो उस वक्त में क्या हुआ कि 10th पास महिलाएं चाहिए थी उनको लगाने के लिए। तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में हम 3 महिलाएं जो मिली, वही कल ही मैंने इंटरव्यू सेम दिया 3 महिला मिली थी, हीरू देवी जी, यशोदा देवी और मैं। 3 मैट्रिक पास यहाँ पर मिली, और तीनों को यहाँ हाई स्कूल के अंदर जो हमारी पोस्टिंग दे दी थी। यहाँ पे पीजी हाथी साहब थे यहाँ पर इंस्पेक्टर, उन्होंने पहले ऑफिस जोधपुर ही लगता था, तो उन्होंने हाथी साहब ने कहा कि आप तीनों करो, आप कहीं ट्रांसफ़र नहीं करेगा, आप यहीं पर रहिए। तो इस प्रकार शिक्षा की जो नैतिक बातें हैं, और शिक्षा से परिवर्तन से कितना आत्मिक सुख, कितना वातावरण अच्छा रहता है, ये चीज़ें सब थोड़ी सी महसूस होने लगी। तो उससे हमें जो शिक्षा के प्रति थोड़ी अभिलाषा और जागृति हो कि बच्चे अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा शिक्षित होंगे, अच्छे संस्कार होंगे, बोलने का ढंग होगा, लहजा होगा, सामाजिक स्तर को समझेंगे। इस प्रकार की भावनाएं अगर इनको शिक्षित किया जाएगा, नहीं तो वही अल्लड़पन और वही इस प्रकार करेगा। तो इसलिए जब स्कूल के अंदर माल गोदाम रोड के अंदर 61 से लेकर मैं 90 तक यहीं रही बराबर, मतलब कितने साल, 30 साल तक यहीं तक रही। तो यहाँ पर भी बच्चों को यही बहुत अच्छे से बोलना, संस्कार करना, ऐसे। यहाँ के शहरों के बच्चे तो थे ही, परंतु बाहर से गाँव से भी हमारी जाति के जो गाँव जाट कम्युनिटी है, उनकी लड़कियाँ भी खूब आती थी। मतलब बेचते थे जो घर वाले थे बाहर पढ़ाई के लिए, बेटियों को भी भेजा जाता था। नहीं, परिवार जो रहते थे वही वहाँ पर पढ़ाते। जो परिवार गांव से उठ करके शहर के अंदर स्थापित हो चुके थे, वही अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते थे। गाँव से अभी तक नहीं, गाँव से बहुत दर। इसीलिए इस हॉस्टल का जो स्थापना हुई है कि बच्चे बाहर से आकर यहाँ नहीं पढ़ती है, जो रहता परिवार आके। हालांकि जागृति जरूर आई कि परिवार एक एक गाय लेकर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आकर रहें, तो इस प्रकार की जागृति जरूर आई है। और ऐसा समाज के अंदर तो हमारी शुरू से अच्छी ये इच्छा है कि भाई शिक्षा ही है जो जीवन को बिल्कुल सुधार सकती है और सामाजिक परिस्थितियों को समझ सकती है। और शक्ति जवान स्त्री है जो खुद को समझेगी तभी सशक्त बनेगी। देखिए, समाज में एक ताना बाना कह लीजिए, एक बुनियादी ढांचा कह लीजिए, जो शुरुआती दौर में रहा कि बेटों को तो पढ़ाया जाए, पर बेटियों को कहा गया कि आप घर का कामकाज सीखो। पर एक शिक्षिका होने के नाते आपने, और एक आम लड़की होने के नाते जब आपने भी अपना जीवन देखा, तो आपको क्यों लगा कि शिक्षा वाकई में बहुत ज़रूरी है, बेटियों का पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है? मैं खुद मेरे ननिहाल मेरी नानी जी आया करते थे, तो मेरे नानी जी आके कहते थे मेरी माँ को कि सोनी, इसको घी मत डाल, तो ये क्या न्याल करेगी, छोटा भाई जगदीश इसको डाला कर। तो मेरे दिमाग में क्या, बेटियों की इतनी अवहेलना क्यों की जाती है? हालांकि मेरे मदर फादर कभी भी ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं, पर मेरी नानी थी। तो मैंने मैं से कहते मैं माँ तो उस नानी को यहाँ मत बुलाया कर कम से कम। तो क्या वो तो आने दे, आ जाती है मेरे से मिलने तो कोई बात। तो मतलब ये इस प्रकार के जो कटाक्ष सुन करके मेरे मन में आया कि अगर बच्चों को जागृत और सशक्त करना है तो बेटी को शक्तिशाली और बच्चों से, लड़कों से बराबर होना। पर आज का समय बहुत परिवर्तन हो चुका है। आजकल हर पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत ही, मैं देखती हूँ यहाँ पर बच्चों को, बच्चे के पेरेंट्स, लड़कों के पेरेंट्स इतने जागरूक नहीं जितने लड़कियों के पेरेंट्स यहाँ पर जागरूक हैं। यानी कि आपने देखा है कि समय में कितना परिवर्तन आ गया कि जहाँ बेटियों को पहले पढ़ाई से दूर रखा जाता था, उन्हें सिर्फ चूल्हा चौका तक सीमित कर दिया जाता था, अब बेटियों को पढ़ने भेजा जा रहा है। अभी कितनी लड़कियां हैं जो आपके इस हॉस्टल में रह रही है? लगभग अभी 235 लड़कियाँ हैं अभी हाल ही में। और जब 9 को खुला तो उस वक्त 99 लड़कियाँ थी पहले साल, फिर दूसरे साल 150 ही, फिर तीसरे साल 250 हुई, फिर चौथे साल 300 हुई,
500 साल 350 330 लड़कियां हुई। इस प्रकार क्रमिक बढ़ोतरी होती रही और भगवान की मेहरबानी से ऐसा वातावरण यहाँ बना रहा। बलदेव जैसे नगर में स्थित होकर भी जो है सुरक्षित, और आजकल अभिभावकों का इतना मेरे ऊपर विश्वास हो गया है कि हमारे बच्चे यहाँ आने के बाद में पूर्ण सुरक्षित हैं। बिल्कुल, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए बेटियों को जब पढ़ने बाहर भेजा जाए? तो बेटियों को स्वयं को ही, ऐसे मैं बच्चों को हमेशा यह कहती हूँ, बेटा स्वयं का नियंत्रण रखो, आंखों में रंग रखो, अपने अंदर ताकत रखो। कहीं भी जाओ, कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा अगर आप स्वयं शक्तिमान है। आप खुद ही अगर ऐसे ऐसे अनहोनी हरकतें करते रहेंगे तो उसका कुप्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी हरकतें और आपका स्वभाव और आपका जो दृढ़ निश्चय अगर होगा तो वो आपको बहुत ही सशक्त बनाएगा। हमेशा मैं इस प्रकार मैं आई जब यहाँ पर अंधविश्वास वो भूपों वाला और वो जागृत इतने ज़्यादा चल रहे थे, राखियों का और पूजन का, अगरबत्तियाँ जलाने का, फिर मैंने उसको भी बहुत कम, अब रेयर बहुत कम ऐसी है जो ऐसा होती है। मतलब बेटियां समझ रही है कि इन सब अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, अंधविश्वास पर बेटियां भी करे क्या, उनकी दादियाँ और नानियाँ ना जो जिंदा बैठी है वो उनको उस ढांचे के अंदर निकलने नहीं देती है, न तो उनके बेटों को निकलने देती है, नहीं बच्ची को ऐसे करो, नहीं। बेचारे कई पेरेंट्स दुखी होकर कहते करें क्या, माओ से और दादियों से दुखी है हम तो पूरे। तो देखिए ना, अब माँ जो होती है उसे पहली शिक्षिका भी कहा जाता है, तो आपको कैसे लगता है कि एक माँ होने के नाते एक माँ कैसे अपने बच्चों का जीवन सुधार सकती है, क्योंकि वो भी एक शिक्षिका है और आप भी एक यहाँ पर एक माँ के तौर पर ही शिक्षिका की भूमिका निभा रहे हैं। नहीं, बच्चों के अंदर, माओं के अंदर भी अब परिस्थितियां देख करके और सारे देख करके बच्चों के मदर के अंदर भी इतनी जागृति आ चुकी है कि बच्चों को पढ़ाना बहुत अनिवार्य है पैरों पर। क्यों कि आजकल दोनों ही बराबर हैं, कमाने की दृष्टि दोनों की बराबर चाहिए। और कुछ ऐसा होता है कि इतनी ऊंची तो होती नहीं है कि RS और IAS दिलाने की, तो और जैसे तैसे नौकरी दिलवा दें तो बच्चा सेफ हो जाए, इतनी दृष्टिकोण माँ बापों का हो गया है। इस कारण माँ बाप पूरे अथक प्रयत्न, लड़कों से भी ज़्यादा लड़कियों के लिए कि तो लड़कियाँ पैरों पर खड़ी हो जाए तो कम से कम आगे इनका भविष्य बहुत अच्छा रहे। अपने शिक्षकों के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, पहले जो शिक्षकों का सम्मान होता था, टीचर्स को देखते बच्चे जिस तरीके से सम्मानित निगाहों से देखते थे, क्या आज उसमें परिवर्तन आया है या फिर आज भी उतना ही, मतलब जिन शिक्षकों को मिल रहा है उनका तो ठीक है, बाकियों के लिए क्या कहना चाहिए? पुराने समय में तो शिक्षकों का आदर बिल्कुल गुरुकुल स्थिति की वजह से होता था, उस तरह से होता था, सर्वे सर्वा है जो है ही। और शिक्षकों भी अपना आचरण और व्यक्तित्व बहुत ही, अब आजकल भौतिक युद्ध के अंदर जो है ये जो भावना है थोड़ा सा आध्यात्मिक स्तर के अंदर थोड़ा सा कम हो गया है, और इस कारण ही वो सारी गतिविधियां हैं जो फर्क में आ गई। जब पूर्ण में पहले ऐसा नहीं था, भौतिक युग नहीं था उस वक्त के अंदर, तो कुछ आस्था थी, कुछ कर्म के अंदर आस्था, कुछ व्यवसाय में आस्था जो भी थी, उसके कारण से उनका थोड़ा सा रहता था। अब थोड़ा सा भौतिक युग के अंदर तो अब बच्चा रह नहीं सकता इस वातावरण के अंदर अपने जो है आदतों को और किसी प्रकार करने के लिए, तो ये समय का जो है आगा। कैसे नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए विद्यार्थियों में, क्या लगता है आपको? वो नैतिक शिक्षा का शुरू से बच्चों को अच्छे सुचारू रूप से संस्कार और अच्छी तरह से उनका जब पालन हो, बचपन में ही संस्कार अगर अच्छे दिए जाएंगे तो आगे भी। अब आजकल वो TV और रेडियो है जो संस्कार, बच्चे माँ तंग आते मोबाइल पकड़ा देती है, वो देखते रहते हैं बैठे क्या कर रहे हैं क्या कुछ नहीं कर रहे हैं उनको। आज मैं देख रही हूँ आपके हाथ में अभी भी स्मार्टफोन नहीं है, एक साधारण सा सिंपल सा फोन है, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, इसके वजह तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता, अंदर कोई चीज़ें बेकार ऐसे है घर पे ज़रूर देखने के लिए, और वही राजनीति की देखते हूँ क्योंकि राजनीति वो थोड़ी हमारे घर में अंदर शुरू से फर्स्ट 52 से मेरे ससुर जी ने पहला इलेक्शन लड़ा था शुरू से, 2 बार 57 में भी जीते और 62 में मेरे जेठ जी ने संभाल लिया। तो राजनीति के अंदर थोड़ा सा ये थोड़ा सा बढ़ाने का रहता है। मैंने भी एक दफ़े कोशिश की थी कि मैं राजनीति में आ जाऊँ, फिर एक पार्षद का इलेक्शन लड़ा मैंने, उसमें हालांकि मैं 50 वोट से हार गई थी, बहुत कम आए। हार ही गई थी। तो उस वक्त में लगा कि राजनीति के अंदर भाई अपने कुछ चरित्र और कुछ अपनी आदतों का हनन करना पड़ता है, और वो मेरे से दिमाग में थोड़ा सा, अब गंगाराम जी ऐसे थे, मूक थे और बड़े जो नीति शास्त्र के थे, बहुत ही ज़्यादा चाणक्य थे राजनीति के, तो वो कम बोल के भी सार्थक कर लेते थे, परंतु राजनीति के अंदर
मतलब नहीं बोलो और उल्टे सीधे नहीं करो तो भाई इसलिए मैंने तो उस वक्त में त्याग दिया कि अब मैं तो इससे अच्छा कम से कम बच्चों के साथ रहो। 11 साल मैं रिटायर्ड होने के बाद घर पे रही, तो घर पे मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट चला रही थी अपना। कौन सा? हाँ, वो सिलाई कार बुनाई कार, बच्चों के आसपास के पड़ोस होते उनको सिखाती रहती, भाई तुम ये तो सीखो पढ़ने का। तो कई दफ़े सोचा स्कूल खोला वैसे, तो इसमें व्यवसायिक अपना पैसे की आवश्यकता है, बच्चे कुछ जागृत हो जाए। भगवान की मेहरबानी से परिवार पूरा सुदृढ़ है, कोई भी तकलीफ नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई भी ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ भी हम बिल्कुल ऑनररी कर रहे हैं, 16 साल से कोई पैसा वैसा नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पर, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो चलो, मतलब खूबसूरत सफर आप देखिए, पहले खुद ने अपने लिए लड़ाई लड़ी, खुद ने पढ़ाई की, शिक्षिका बनी, उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद तक पहुंची, और इस दौरान इस हॉस्टल के खुलने से पहले जब 11 साल का शायद आपने सफर बताया, उस दौरान इन्होंने कोशिश की कि ये जो आसपास के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको सुदृढ़ बनाया जाए, उनको कुछ ना कुछ ऐसा सिखाया जाए जिससे वो अपनी कुछ आमदनी कर पाए, स्वावलंबी बन पाए और अपने पैरों पर खड़ी हो पाए। आज के इस दौर में अब अपना लास्ट सवाल इस चर्चा का मेरा आपसे यही है कि तमाम जितने भी विद्यार्थी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जितने भी अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, ताकि शिक्षकों का जो सम्मान है वो बरकरार रहे। और एक मैसेज आपकी तरफ से, क्योंकि आप सीनियर शिक्षिका हैं, मैं ये कहूँगी, तो ऐसे में तमाम शिक्षक वर्ग को भी क्या कहना चाहेंगे ताकि उनका सम्मान भी बना रहे। पिछले कुछ दिनों में ऐसे वीडियो, कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसने मतलब लोगों को विचलित किया है। बच्चों को तो हमेशा मैं ये संदेश देती रहती हूँ कि बच्चा अपना भविष्य आप खुद बनाओ और सशक्त बनो, और इन अंधविश्वास में इसमें मत जाओ, और कुछ अपना स्वयं को संभालो। आप अपना अपना ध्यान रखो, उसके बाद में किसी को दूसरे का ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वराज्य हो जो अपने ऊपर हो, तो दूसरे किसी का प्रभुत्व की आवश्यकता ही नहीं रहती है। आपके बच्चे कितने, आपके मदर फादर कितने अभिलाषा लेकर भेजते हैं यहाँ पर बाहर, तो आंतरिक गतिविधियाँ अगर करते हो तो बाहर कहीं न कहीं तो सुनाई देता है। तो इसलिए आप इस तरह से, हालांकि बच्चे कुछ ऐसे हैं जो अगर कह दे जैसे हिंदी बोलना तो बहुत पसंद, कहते हैं बेटा बहुत मुश्किल हो गया, आगे हिंदी नहीं बोलोगे, पर कोई इनको हिंदी बोलने में इतनी मौत आती है, कितना पनिश कर दो तो भी ये हिंदी नहीं बोलना चाहिए, इनकी तो भाषा तो वही रहेगी, लठ मारी रहेगी अलड़ उस जैसे। तो अब स्मूथली है भाषा, अगर सीख जाए, अच्छे संस्कार हो, संदेश यही है कि स्वयं को पहचानो, स्वयं की ज़िंदगी खुद बनाओ, और माँ बाप जो भी आपके लिए बना रहा है उसको धोखा मत दो, उसके साथ विश्वास के साथ काम करो, तभी ये भारत की नींव है जो चलेगी भैया। देश अपना जब ही रहेगा। आप भावी जो है सब संसार को, जो भारत को चलाने वाली है, अगर आप सशक्त नहीं होंगे तो क्या होगा भाई। अभिभावकों के लिए भी चाहेंगे एक संदेश आपका? अभिभावकों से है, अभिभावक भी कहते हैं, समझते हैं, सब कुछ होता है, आते भी हैं, पर वही है कि समझ के अंदर भी वो अपना जो घर का जो वातावरण छोड़ता नहीं है, वो भी अभी भी ये हाल है। आज 3 दिन के अंदर 30-40 बच्चे छुट्टी गई है, बताओ। जागरण है या बिरातरा जाना है, फलाना जाना, पता नहीं क्या, और स्वास्थ्य जिम्मानी है वहाँ जाना है, उस खाने के लिए बच्चों उस इनको मूल्य समझते हैं कि पढ़ाई का मूल्य क्या है, समय का मूल्य क्या है। जो समय को नहीं पहचान पाता है ना, वो समय कभी भी छोड़ता नहीं व्यक्ति को। समय को बहुत पहचानना ज़रूरी है, इसके लिए कर्मठ होना बहुत ही ज़रूरी है, बच्चों के माँ बाप को और इनको। और टीचर्स के लिए मेरा सवाल ये था, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हमने देखा पिछले कुछ घटनाओं से आप भी अवगत हुई होगी, जिससे शिक्षकों की जो छवि है वो धूमिल हुई है। तो ऐसे में शिक्षकों को जो अपना आचरण है क्यों बेदाग रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो एक तरीके से भविष्य को एक दिशा वह है, बात सही है आपकी, पर शिक्षकों का भी कोई गलती नहीं है, सरकार की कुछ नीतियाँ इस प्रकार की है। पहले मैं कहती थी डॉक्टर और शिक्षक दो एक ईमानदार हैं, डॉक्टर बिना दवाई लेके कोई भी काम नहीं हो सकता, टीचर्स अगर चौक नहीं चलाता तो कोई काम, मतलब उसको क्रिया करनी ही पड़ती, क्रिया से ही उसको प्राप्त होता है। परंतु आजकल क्रियाएं तो बंद हो चुकी है, सारी भारी चीज़ें, आंकड़े भेजने हैं, फर्जी भेजो, वैसे भेजो, सिर्फ आधार में तो तत्व कुछ है ही नहीं, पढ़ाई कुछ नाम की नहीं, पाठ्य पुस्तकें नहीं, शॉर्टकट से पास होना चाहती है, शॉर्टकट ज़िंदगी जीना चाहती है, तो उसमें तो भाई कहीं सफल हो जाती है तो कर्म तेज हो तो हो जाए, ना होना बड़ा मुश्किल है। मतलब आपका कहने का मतलब है शिक्षकों को मूल चीज से भटका के बाकी चीजों में ज्यादा। अरे शिक्षकों तो क्या बेचारों की हालत बना रखी है, तो शिक्षक खुद ऐसे ही होंगे, करें क्या। जब सरकार चाहती है
पास करना 5 तक जरूरी है, चाहे पढ़े या नहीं पढ़े। बच्चा मोबाइल ले आए, उसको नहीं मार सकते क्योंकि मेरे बच्चों को मार नहीं सकते। अब भाई भय बिना प्रीत कहाँ होती है। अगर भय होता है तो ही बच्चा थोड़ा पढ़ता है। अब हो ठीक, इमोशनली करो, कैसे भी करो, बच्चे के साथ में थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल, बहुत कुछ खास आपसे जानने को मिला, सीखने को मिला। तो आज हमारे साथ खास तौर पर मौजूद रही अमृत कौर चौधरी जी, जिन्होंने शिक्षक दिवस के इस खास मौके पर तमाम परिवर्तनों को लेकर चर्चा की कि कैसे उन्होंने इस पूरे सफ़र को देखा, खुद की शिक्षा से लेकर के आज न जाने कितनी शिक्षित जो बालिकाएं हैं उनको शिक्षित कर रही हैं और एक नए शिक्षित समाज का ढांचा वो हर दिन रच रही है। उम्मीद यही कि और भी जितने भी लोग हैं इनसे प्रेरणा लें और इनके जीवन से यूं ही सीखते रहें।